हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे सीरीज नंबर 7। इससे पहले हमने 6 सीरीजों पे चर्चा की है और ये न्यू पैटर्न के आधार पर सीरीज जो है चलाई गई है। और आप सबके सवाल रहते हैं कि सर भर्ती कब हो। देखो, हम बार बार बोल चुके हैं, बार बार क्लास में बोल चुके हैं कि भर्ती अभी फिक्स नहीं है। पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जनवरी के अंदर, उसमें दिया हुआ था कि दूसरे शेड्यूल की जो भर्ती है, दूसरे बेंच की जो भर्ती है, वो लगभग नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने भी ये सीरीज जो है वो नवंबर दिसंबर माह को टारगेट रखते हुए स्टार्ट की है और बिल्कुल न्यू पैटर्न पे स्टार्ट किया है। फिर दूसरा सवाल रहता है कि सर क्लास की पीडीएफ, देखिए क्लास की पीडीएफ के लिए हमने कल भी बोला था, क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट पर डाल दी जाती है। वहां से आप डाउनलोड कर लेना और चैनल को टेलीग्राम पे आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से सर्च करना या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आप इसको क्या है ज्वाइन कर लेना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज को आपका जो टारगेट है वो आपका रहेगा 16 क्वेश्चन का टारगेट का। देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन डाले हैं इसी सीरीज के अंदर और धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे आपकी अचीवमेंट जो है क्वेश्चनों की वो भी क्या संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, लोकसभा सदस्य बनने हेतु आयु सीमा होगी या होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का जो सदस्य जो है उसको बनने के लिए आयु सीमा कितनी आवश्यक तो होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कितने हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, देखिए लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए क्या है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आयु सीमा से दोनों क्वेश्चन ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। फिर देखिए दूसरा पूछा जाता है राज्यसभा और विधान परिषद। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? अगर पूछा जाए आपसे कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी? 30 वर्ष। तो दोनों साथ ध्यान रखें, राज्यसभा और विधानसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा और विधानसभा के लिए जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष। इसके साथ साथ हमने कल भी चर्चा की थी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जो आयु सीमा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी याद रखें। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अपने एक टेस्ट स्टार्ट किया है सेरडा क्लासेस ऐप पे। जो पहला टेस्ट जो था, इससे पहले क्या है, पहला एक टेस्ट हमने ऑलरेडी लगा दिया है, अपलोड कर दिया है, बच्चों ने भी दिया है। दूसरा टेस्ट जो है, देखिए दूसरा टेस्ट जो है वो हमारा 22 जून को स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने टॉपिक भी अनाउंस कर दिए है। भूगोल से पूछा जाएगा, भारत के भौतिक प्रदेश और राजनीति विज्ञान से पूछा जाएगा, संविधान सभा और करंट अफेयर जो जून माह का जो करंट अफेयर है वो पूछा जाएगा। इस प्रकार से हमारा 30 क्वेश्चन का बिल्कुल ये जो है फ्री टेस्ट रहता है। तो आप इसको अवश्य लगाएं। टॉपिक की भी हम क्या है समय रहते हुए सूचना दे दी जाती है आपको। तो आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज 5 से 7 दिन, 5 या 7 दिन से हमारा ये क्या है सेरडा क्लासेस ऐप पर टेस्ट होता रहेगा। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये लगभग भर्ती तक चलेगी। हमने टारगेट रखा है दिसंबर नवंबर, अगर इससे आगे जनवरी में भी भर्ती होती है तब तक क्या है ये सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री चलेगी। और उसके साथ साथ हमने 45 टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट डाल रखे हैं हमारे सेरडा क्लासेस ऐप पे, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान के हैं, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के और 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। पूरे मॉडल टेस्ट है और वो 45 टेस्ट जो है वो सेरडा क्लासेस पे क्या है अपलोड कर रखे। तो आप साथ साथ अपना टेस्ट लगाएं और फ्री टॉपिक टेस्ट भी आप अपना साथ साथ देते रहें, ताकि तैयारी क्या है आप अच्छी हो सके और अपनी तैयारी को आप जान सके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, किस गोलार्ध में क्या पूछा गया है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए ये हमारा ग्लोब है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया। भारत यहां स्थित है। देखिए दक्षिण में भारत की रेखा है जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर खींची गई है। 8 डिग्री 4 मिनट पर क्या है, एक रेखा खींची गई है। अब बात करते हैं उत्तर की ओर। उत्तर में रेखा खींची गई है 37 डिग्री 6 मिनट। और पश्चिम में, यहां पश्चिम में रेखा खींची गई है 68 डिग्री 7 मिनट।
और पूर्व में एक रेखा खींची गई है, वो है 92 डिग्री 25 मिनट पर रेखा खींची गई है। इस तरीके से भारत जो है वो यहां स्थित है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए इस दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्वी, और इसको बोलेंगे पूर्वी दक्षिण, और इसको बोलेंगे क्या है दक्षिणी पूर्वी, और इसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी बोल सकते हैं। तो भारत जो है वो कहां स्थित है, हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाए, देखिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है भारत की स्थिति है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो इसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला तो ये पूछा जाता है बांग्लादेश में किस नदी के नाम से, किस नाम से जाना जाता है। दूसरा ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। फिर ये भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। दूसरा इसकी लंबाई पूछी जाती है, गंगा नदी की लंबाई पूछी जाती है, तो वो लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है, ये याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है वो सहायक नदियों से पूछा जाता है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी पूछा जाता है। देखिए काफी नदियां हैं, पहली यमुना, दूसरी जो नदी है वो गंडक, तीसरी जो नदी है वो कोसी, और चौथी जो नदी है सूर्य, और एक मोस्ट इंपोर्टेंटली जो बस्ती है 5वीं नदी जो है वो गोमती नदी। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पहला पूछा जाता है निम्न में से गंगा की सहायक नदी है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है निम्न में से गंगा की सहायक नदी है। तो देखिए सहायक नदियां याद रखिए, यमुना, गंडक, कोसी और सरयू और गोमती, ये जो नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। हाल ही में परीक्षा लगी उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है, यमुना नदी है। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। क्लियर है, कौन सी नदी है, यमुना नदी है गंगा की सहायक। गंगा की लंबाई पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर है, और इस ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, और ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। अब इसका पूछा जाता है उद्गम। उद्गम देखिए उद्गम कहां से होता है, तो गोमुख उत्तराखंड, गोमुख उत्तराखंड राज्य से क्या है गंगा नदी का उद्गम होता है। और सहायक नदियां हैं इनकी यमुना, गंडक, कोसी और सरिया। गोमती नदी जो है सहायक नदी है। गोमती नदी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, लखनऊ। लखनऊ जो क्या है उत्तर प्रदेश राज्य यानी यूपी की क्या है राजधानी। काफी बार पूछा गया है कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है जो गंगा की सहायक नदी है। क्लियर है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, ग्रीस में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त है। देखिए ग्रीस यानी यूनान देश, यूनान देश के अंदर जो है वो भारत का नया राजदूत जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, किस व्यक्ति को क्या है नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रेंद्र टंडन को क्या है हाल ही में जो है यूनान देश में क्या है भारत की तरफ से क्या है राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। और यूनान की एक राजधानी पूछी जाती है, राजधानी, यूनान की राजधानी याद रखें एथेंस। एथेंस क्यों पूछी जाती है, क्योंकि एथेंस जो देश राजधानी जो है यहां खेलों का जो सबसे बड़ा महाकुंभ जो है ओलंपिक खेल जो है उसकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी, एथेंस से हुई थी। और हाल ही परीक्षा में पूछा गया प्रथम ओलंपिक खेल जो है वो कहां आयोजित हुए थे, तो एथेंस में 1896 में हुए थे। ये यूनान की क्या है राजधानी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो देखिए आज जो है आज के दिन 21 जून को क्या है विश्व योग दिवस बनाया जाता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान है कि योग दिवस की जो शुरुआत जो है वो कब हुई थी, शुरुआत या पहला सत्र जो है, तो इसकी शुरुआत जो है वो 21 जून 2015 को इसको क्या है विश्व योग दिवस के रूप में बनाया जाता था। और संस्करण यानी वर्जन, संस्करण भी याद रखें। संस्करण अगर पूछा जाए 2023 में कौन सा
संस्करण बनाया गया, कौन सा क्रम बनाया गया था, तो ये कौन सा बनाया गया, 9वां क्रम। कौन सा क्रम, 9वां क्रम क्या है, बनाया गया था। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। देखिए महावीर स्वामी जो जैन धर्म के क्या थे, तीर्थकर थे, उनका क्या है, जन्म पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। 540 ईसा पूर्व में क्या महावीर स्वामी का क्या है, जन्म हुआ था। और इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इससे यहां से जन्म पूछा जाता है, जैन धर्म से, ये आप सबको पता ही है। तीर्थकर पूछा जाता है, तो ये 24वें तीर्थकर कौन से थे, 24वें तीर्थकर या जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, अंतिम 24वें, यानी कुल जो है वो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे, 24 तीर्थकर हुए थे। अंतिम पूछा जाए तो कौन थे, महावीर स्वामी अंतिम या 24वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ एक 23वां पूछा जाता है, 23वां तीर्थकर, 23वां तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो कौन थे, इसके जैन धर्म के 23वें थे। और अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी जो 24वें, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुआ करते थे। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह, यानी कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है। और कच्छ की खाड़ी जो है, कच्छ जो है वो गुजरात राज्य का, गुजरात राज्य का क्या है, जिला है। तो वहां कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो कांडला बंदरगाह स्थित है। सी ऑप्शन राइट होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, न्यू नाम या नया नाम। इसका नाम बदला गया है, कांडला बंदरगाह का क्या है, नाम बदला गया है। क्या कर दिया गया है, पंडित, ये ध्यान रखें, पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल जो है बंदरगाह, इसका क्या है, नाम बदलकर कांडला बंदरगाह क्या है, नाम बदलकर पंडित दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। और कहां स्थित है, ये कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, प्राचीन पर्वतमाला और नवीनतम पर्वतमाला, यहां से जो पूछा जाता है लंबी नवीनतम पर्वतमाला से, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या चोटियां पूछी जाती है। तो सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है, अमेरिका में स्थित है। अब बात करते हैं थोड़ा ऑप्शन ए पे, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला जो है वो नवीनतम, सबसे नवीनतम पर्वतमाला पूछी जाए तो कौन सी है, हिमालय पर्वतमाला है, जिसका 7 देशों में विस्तार मिलता है, या बोल सकते हैं एशिया, एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहां स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी, अरावली पर्वतमाला। यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अरावली पर्वतमाला जो सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला है, जो भारत के अंदर राजस्थान राज्य में स्थित है। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिनिधि जो है, कार्यकर्ता जो है, वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन, क्वेश्चन को समझे, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुए थे, तो लंदन में। सबसे पहले याद रखें, किसमें, लंदन में। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे या भाग लिया था। तो इसका सही आंसर है दूसरा, यानी 1931 में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस व्यक्ति ने क्या है, प्रतिनिधित्व किया था, किस व्यक्ति ने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने क्या है, कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में क्या है, भाग लिया था। क्वेश्चन जो हाल ही परीक्षा में पूछा गया वो कैसा पूछा गया, कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो सबसे पहले यह ध्यान रखें, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही गोलमेज सम्मेलन में, एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन से देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में
1930, 1931, 1932 तीनों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या है, भाग लिया था, ये ध्यान रखें। और महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये इंपॉर्टेंटली है। तो क्लियर है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10। नासा के शोधकर्ता, नासा एजेंसी जो है उसके शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से, किस टेलीस्कोप उपकरण की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा? यानी नासा जो है उसने, शोधकर्ताओं ने जो है किस टेलीस्कोप, किस उपकरण के द्वारा जो है वो पृथ्वी जैसा ग्रह की क्या है, खोज की है। तो वो कौन से उपकरण से की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा क्या है, पृथ्वी जैसे क्या है, ग्रह की खोज की है। और इसका आकार भी बताया जाता है कि आकार जो है वो भी क्या है, पृथ्वी के समान ही है और जीवन यापन है इस ग्रह पे भी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो है वो स्थापना किसने की थी? तो इसका सही, सॉरी, कब की थी, किस पे भी चर्चा करेंगे। सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में हुई थी। और ये भी कहां हुई थी? लंदन में हुई थी, ये ध्यान रखें। अगर पूछा जाए इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1905 में कहां हुई थी? तो लंदन में हुई थी। अब बात करते हैं स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा क्या है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की क्या है 1905 में लंदन के अंदर क्या है, स्थापना की थी। तो क्लियर है, स्थापना किसने की थी? श्यामलाल जी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? 1905 में। कहां की थी? तो लंदन देश के अंदर की थी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। नारंगा कप का संबंध किस खेल से? नारंगा कप, देखिए प्रत्येक खेल की ट्रॉफियां पूछी जाती है, संबंध पूछा जाता है या शब्दावली पूछी जाती है, खेल से रिलेटेड ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नारंगा कप जो है वो किस खेल में, किस खेल से संबंधित है, किस खेल की ट्रॉफी या कप है? तो इसका सही आंसर हो जाए बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से है। और बैडमिंटन की 2 ट्रॉफियां और लिख रहे हैं, वो भी याद रखे, काफी बार पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली है एक चड्डा कप। चड्डा कप जो है वो किस खेल में दी जाती है? तो इसमें किस में दी जाती है? बैडमिंटन में दी जाती है। एक अमृता दीवान कप, अमृता कप या अमृता दीवान कप जो है वो किस खेल में दी जाती है? तो वो भी क्या है, तीनों ट्रॉफियां, चड्डा कप, अमृता दीवान कप और जो है नारंगा कप जो है वो तीनों ट्रॉफियां बैडमिंटन खेल में दी जाती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ओस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ओस्कर एक पुरस्कार है भारत का, जो ओस्कर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही हो जाए फिल्म क्षेत्र में या सिनेमा जगत। सिनेमा जगत हो सकता है ऑप्शन में आपको फिल्म नहीं दिया हो, फिल्म क्षेत्र नहीं दिया हो, उसमें आपको सिनेमा जगत या सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखें, ओस्कर पुरस्कार और एक दूसरा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये भी क्या है, फिल्म क्षेत्र में ही दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ा सी इस पे चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है भारत की पहली फिल्म पूछी जाती है, भारत की पहली मूक फिल्म, साइलेंट फिल्म जो थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, जो 1913 के अंदर रिलीज हुई। कब हुई थी? 1913 के अंदर रिलीज हुई, जिसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहेब फाल्के इसके क्या है, डायरेक्टर थे। उसके बाद 1969 में इनकी याद में, 1969 में इनकी याद में क्या है, फिल्म जगत क्षेत्र में क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की क्या है, शुरुआत की गई थी। तो यहां से 3 क्वेश्चन और क्लियर हो रहे हैं। पहली फिल्म, मूक फिल्म, साइलेंट फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। कब रिलीज हुई थी? तो 1913 में। जिसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसके डायरेक्टर थे। और फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुई। फिल्म जगत या सिनेमा जगत में यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पंडित रविशंकर जो है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे?
किस वाद्य यंत्र से इनका क्या है संबंध थे, प्यार करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितार से। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किससे संबंध था? सितार से। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ए पूछा जाता है ऑप्शन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली आर्मी का सबसे बेस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो तबला वादक पूछा जाता है, तो ये तबला वादक जो है वो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। और दूसरा बी ऑप्शन भी देखेंगे, शहनाई वादक। शहनाई वादक किसे कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो किससे है? तो शहनाई से है। और जाकिर हुसैन का किससे? तबला वादक। और पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो किससे है? तो सितार से है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ओ टाइपर ने मिस टाइप कर दिया, चैत्रभूमि, चैत्र कर लेना। चैत्रभूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, यानी किस समाधि स्थल पर चैत्रभूमि लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल पर क्या लिखा है? चैत्रभूमि कहा जाता है इनको। और ऑप्शन ए सबसे इंपॉर्टेंटली है, इसको भी ध्यान रखें। महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट। क्या कहा जाता है? राजघाट। समाधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले राजघाट ही पूछा जाता है। बी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, विजयघाट। विजयघाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो वो किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। और चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है ये भी पूछी गई है, तो किसान घाट, किसान घाट। अगर पूछा जाए चैत्रभूमि समाधि स्थल किस व्यक्ति की है, तो किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल पूछी जाए तो किसान घाट। और लाल बहादुर शास्त्री की पूछी जाए तो विजय घाट। और महात्मा गांधी की पूछी जाए तो कौन सी है? राजघाट है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, सेकंड पार्ट स्टार्ट। जीएस यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान का अगला क्वेश्चन है, हेजा किस अंग को प्रभावित करता है? हेजा जो है वो किस अंग को ग्रस्त करता है, किस अंग को प्रभावित करता है या हानि पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंत। किसको? आंत। बी ऑप्शन राइट होगा। इसके साथ साथ याद रखें, आसान रहेगा, टाइफाइड। टाइफाइड रोग जो है वो भी किसको प्रभावित करता है? आंत को ही प्रभावित करता है, आंत को ही क्षति पहुंचाता है। और हेजा जो रोग है वो पूछा जाता है कि वायरस जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है, तो ये जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन को पूरा पढ़े, जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन में आपको इंग्लिश भी दी होगी। जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित रोग जो है वो कौन सा है? हेजा और टाइफाइड दोनों ही रोग है। दोनों किसको हानि पहुंचाते हैं? ग्रस्त करते हैं अंग को। तो किसको करते हैं? आंत को करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार ग्रंथि जो होती है, जो भोजन के पाचन में काम करती है, तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन जो है, टाइलिन या माल्टोज। माल्टोज, टाइलिन या माल्टोज जो एंजाइम किस में पाए जाते हैं? तो लार ग्रंथि में क्या है? पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यह ध्यान रखें। और पेप्सिन सबसे इंपॉर्टेंटली, जठरस, पेप्सिन या रेनिन, पेप्सिन या रेनिन पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जाने, पेप्सिन और रेनिन जो है, पेप्सिन और रेनिन जो है वो किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है जठरस में पाया जाता है। और ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय में पाया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय, अग्नाशय या अग्नाशयम ग्रंथि में क्या है? स्रावित होता है, पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेव का खाने योग्य भाग होता है। सेव का जो है कौन सा भाग जो होता है वो खाने योग्य होता है? कौन सा भाग जो है वो खाते हम खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पासन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पुष्पासन भाग को क्या होता है? खाने योग्य होता है। हाल ही में परीक्षा लगी, उसमें क्या पूछा गया? सेव उत्पादन, सर्वाधिक सेव उत्पादन, उत्पादन राज्य पूछा गया। उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर राज्य में क्या है? सेव सर्वाधिक होते हैं। और मध्य फूल पत्ती, फूल भित्ति जो है, मध्य फूल भित्ति भी पूछा जाता है, तो ये पपीते का होता है। अगर पूछा जाए पपीता, पपीता का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? तो मध्य फल भित्ति भाग जो है वो खाने योग्य होता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली जो है वो ए ऑप्शन है, नारियल।
नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो भ्रूणपोष भाग जो होता है इसका खाने योग्य होता है। सेब का कौन सा होता है? पुष्पासन होता है। और पपीते का कौन सा होता है? मध्य फलबीती भाग खाने योग्य होता है। आगे देखिए, सबसे छोटी कोशिका, सिर्फ क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है व्यक्ति की या सबसे छोटी कोशिका पूछा गया है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका या जीवित, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो वो माइकोप्लाज्मा होती है। अब बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है मानव शरीर की। और फिर सबसे बड़ी, मानव शरीर की भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो कौन सी? शत्रुमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शत्रुमुर्ग की क्या है? अंडे की क्या है? कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की छोटी कोशिका पूछी जाए या बड़ी कोशिका तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है? तो होती है शुक्राणु। कौन सी होती है? शुक्राणु। अगर मानव शरीर की बड़ी कोशिकाएं पूछी जाए तो वो कौन सी होती है? अंडाणु होती है, ध्यान रखें। अगर पूछी जाए सबसे छोटी कोशिकाएं इस तरीके से पूछा हो या जीवित कोशिका दिया तो इसका सही आंसर माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए ये भी मानव शरीर की है तो तंत्रिका तंत्र होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शत्रुमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंडाणु और छोटी क्या होती है? शुक्राणु होती है। चलिए आगे देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो है वो एसिटिकी अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिकी अम्ल जो है क्या है? पाया जाता है। और इसके साथ साथ इसका सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंटली वो भी ध्यान रखें, CH3COOH जो है इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। किसका है? सिरके का रासायनिक जो है, सिरके का बोल सकते हैं, एसिटिकी अम्ल का क्या है? रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, सफेद स्वर्ण यानी सफेद सोना किसे कहा जाता है? देखिए दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसी क्वेश्चन को समझेंगे। गेहूं, चावल, कपास, बाजरा। देखिए अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए हो और दूसरा जो है उस तरीके से दिए ऑप्शन ये तरीके से, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझेंगे ये सब क्या है? धातुएं हैं। ये सब क्या है? फसल है। अगर पूछा जाए सफेद सोना किसे कहा जाता है, ऑप्शन में धातु हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम होता है, जो चांदी जैसी धातु होती है, मुलायम, चांदी जैसी मुलायम और सफेद क्या है? धातु होती है, जिसको क्या है? सफेद सोना या सफेद स्वर्ण कहा जाता है। अब बात अगर ऑप्शन में फसल जैसा दिया हो तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास को क्या है? सफेद सोना कहा जाता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, दोनों एक ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। दोनों एक ऑप्शन में क्या नहीं मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो सफेद, क्वेश्चन कैसे दिया होगा, किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है या किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन में बदलाव मिलेगा। अगर क्वेश्चन में बदलाव नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में क्या है? बदलाव मिलेगा। एक ऑप्शन एक जैसे नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन एक में नहीं इंक्लूड होंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। देखिए दूध से क्रीम या जैसे देसी भाषा में घी बोलते हैं, निकालने के बाद जो है दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व क्या है? बढ़ता है। घनत्व क्या है? बढ़ जाता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही में भी पूछा गया, दूध से क्रीम अलग करना किस बल पर, किस बल पर या किस सिद्धांत पर मशीन जो है दूध से क्रीम अलग करने की मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अभिकेंद्र बल। किस सिद्धांत पर? अभिकेंद्र बल पर सिद्धांत पर क्या है ये कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। यूरिया से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों पे ही चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिया तो 46% होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस कार्बनिक पदार्थ को, प्रयोगशाला में किस कार्बनिक पदार्थ को क्या है सर्वप्रथम क्या संश्लेषित या संशोधित किया गया? संश्लेषण किया गया था तो वो यूरिया पदार्थ का किया गया था, यूरिया कार्बनिक पदार्थ का किया गया। दूसरा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा जो है यूरिया की जो मात्रा है वो किस अंग में पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है, यकृत या लीवर में। किस में पाई जाती है? यकृत या लीवर में पाई जाती है। फिर पूछा जाता है मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो उसमें किसकी होती है? यूरिया की मात्रा होती है। किसकी होती है? यूरिया की मात्रा होती है। अगर अंग पूछा जाए तो यकृत लीवर में पाई जाती है। और ये प्रयोगशाला में संशोधित किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था, कौन सा? यूरिया था। और यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो 46% क्या है? पाई जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से ठोस ईंधन है, ठोस ईंधन है। देखिए ए ऑप्शन लकड़ी एक ठोस ईंधन है, दूसरा बी ऑप्शन कोयला एक ठोस ईंधन है, सी ऑप्शन चारकोल एक ठोस ईंधन है जो कोयले का ही भाग है, और डी जो पेट्रोल जो है, ये पेट्रोल जो है ये क्या है? द्रवित। पेट्रोल जो है वो द्रवित ईंधन है। कौन सा है? द्रवित ईंधन। पेट्रोल जैसे एग्जांपल के लिए डीजल या मिट्टी का तेल या केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं द्रवित ईंधन में। किस में आते हैं? द्रवित में। ठोस में आते हैं लकड़ी, कोयला, चारकोल, ये सब क्या आते हैं? ठोस में आते हैं। और गैसीय ईंधन भी पूछा जाता है। गैसीय ईंधन कौन कौन से हैं? तो जैसे हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर गैस, मीथेन गैस, एलपीजी गैस, ये सब किस में आते हैं? तो किस में आते हैं? गैसीय ईंधन में आते हैं। और द्रवित में कौन से आते हैं? पेट्रोल, डीजल या केरोसिन का तेल, ये सब क्या आते हैं? द्रवित में क्या? ईंधन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का शायद अंतिम क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ए ऑप्शन देखिए इसका, आंख, कान, नाक डॉक्टर द्वारा। आंख, कान या घड़ी साज। क्वेश्चन ऑप्शन कैसे पूछा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है घड़ी साज। घड़ी साज मान यानी कि घड़ी जो सही करता है, जो मिस्त्री जो होता है घड़ी साज का, घड़ी ठीक करने का, उसको घड़ी साज बोलते हैं। तो उसमें प्रयोग किसका किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंख कान का जो डॉक्टर होता है वो भी क्या है? आंख कान नाक का जो डॉक्टर होता है वो भी क्या है? किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दूसरा देखिए बी ऑप्शन, गाड़ी की हेडलाइट में, ये भी सही आंसर है। गाड़ी की हेडलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को क्या है? प्रसारित करता है, केंद्रित नहीं करता। प्रकाश को क्या? फैलाता है, फैलाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था, निम्न में से प्रकाश का फैलाव कौन सा दर्पण करता है? तो वो अवतल दर्पण करता है, जिससे क्या है? रोड जो होती है, सड़क जो होती है, वो क्या है? साफ दिखाई दे। ये क्या? प्रकाश को प्रसारित करता है, फैलाता है। तो क्लियर है? तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। सेक्शन को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें और शेरडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और इसकी क्लास की ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है वो टेलीग्राम आर्मी स्टडी पॉइंट पे क्या है? अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।